हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? 9th का कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं बेटा? क्या आपने बेटा? ये लेसन कौन सा है? लेसन 6 है। क्या है चैप्टर? क्या नाम है? उत्तक यानी टिश्यू। क्या नाम है? यानी उत्तक है। यही चैप्टर हमें पढ़ना है। अब देखो, सबसे पहले हम ध्यान देंगे, हमने पिछला चैप्टर क्या पढ़ा था? जीवन की मौलिक इकाई। और जीवन की मौलिक इकाई में हमने कोशिका के बारे में अध्ययन किया था और उसमें बताया गया था कि जो कोशिका होता है वह हमारे शरीर की सबसे छोटी क्या होता है? यूनिट होता है यानी इकाई होता है। यही बताया गया था। यानी उसी छोटी यूनिट से मिलकर हमारे शरीर का क्या हुआ है? निर्माण हुआ है। अब उसमें एक चीज और बताया गया था कि जब ये छोटी छोटी कोशिकाएं यानी जब ये छोटे छोटे जो यूनिट हैं जब ये ग्रुप में चेंज हो जाते हैं यानी ग्रुप में बदल जाते हैं, जब समूह में बदल जाते हैं तो समूह में बदलने की क्रिया क्या कहलाता है? उत्तक कहलाता है। क्या कहलाता है? उत्तक। यानी जो कहा जाए कि जो ग्रुप ऑफ सेल है उसी ग्रुप ऑफ सेल को हम क्या कहते हैं? टिश्यू कहते हैं। क्या कहते हैं? टिश्यू कहते हैं, उत्तक कहते हैं। अब चूंकि ये जो टिश्यू होते हैं बेटा, ये जो उत्तक है जो आपके चैप्टर में दिया हुआ है, इसमें बताया गया कि इनकी सबसे बड़ी खासियत क्या होती है कि इनकी संरचनाएं एक जैसी होती है। क्या होती है? संरचनाएं भी एक जैसी होती है, एक जैसे क्या करती हैं? कार्य भी करती हैं। यानी ऐसा कोशिकाओं का समूह जिनकी संरचना एक जैसी हो, एक जैसे कार्य करती हो, तो वह ऐसे समूह को हम क्या कहेंगे? उत्तक कहेंगे। क्या कहेंगे? उत्तक कहेंगे। जैसे मान लो कि कोई कोशिका जो है गोलाकार कोशिका है। क्या है? गोलाकार। यहाँ देख रहे हो ना, ये कोई गोलाकार क्या है? कोशिका। और इस गोलाकार अब गोलाकार कोशिकाओं का एक क्या हुआ? समूह मिला। और ये सारे गोलाकार कोशिकाएं जो हैं एक जैसे क्या कर रही हो? कार्य कर रही हो। तो ऐसे जो समूह बनेगा इसी समूह को हम क्या कहेंगे? उत्तक कहेंगे। क्या कहेंगे? उत्तक। या मान लो कि कोई इस तरह की आकृति की भी कोशिकाएं होती हैं। क्या होती हैं? यानी लंबा भी कोशिकाएं होती हैं। तो यानी बहुत सारी लंबी कोशिकाएं क्या करती हैं? जो एक जैसे कार्य करने वाली होती हैं। और ऐसी एक जैसी संरचना वाली जो क्या होती हैं? कोशिकाएं एक साथ मिलती हैं तो उससे किसका निर्माण होता है? उत्तक का निर्माण होता है। और यही बहुत सारे उत्तक एक साथ मिलते हैं। ध्यान देना, जब बहुत सारे उत्तक क्या होते हैं? एक साथ मिलते हैं तो उससे हमारे शरीर का क्या होता है? अंगों का निर्माण होता है। हमारे शरीर के किसका निर्माण होता है? अंगों का निर्माण होता है। और जब कई अंग तंत्र जो है एक साथ मिलते हैं तो उससे किसका निर्माण होता है? शरीर का निर्माण होता है। अब एक चीज देखो, हमारा शरीर जो है जितने भी जीव, चाहे वो पादप जगत हो या जीव जगत हो, अगर इसमें आप देखोगे तो जितने भी सजीव वस्तुएं हैं उनकी शरीर की बनावट जो है दो प्रकार की कोशिकाओं से होती है। एक तो कुछ ऐसे जीव होते हैं जो किससे बने होते हैं? एकल कोशिका के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? एकल। यानी उनका पूरा शरीर एक ही कोशिका से बना होता है। और कुछ सजीव वस्तुएं ऐसे होते हैं, कुछ सजीव ऐसे होते हैं जिनका शरीर जो है बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। बात समझ में आ रही है? जैसे हम लोगों का शरीर क्या है? बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। तो जिसमें बहुत सारे कोशिकाएं मिले होंगे उनके शरीर में क्या होता है? उत्तक पाया जाता है। क्या पाया जाता है? उत्तक पाया। क्योंकि बहुत सारी कोशिकाएं क्या होती है? जब साथ में मिलती है तो किसका निर्माण होता है? उत्तक का निर्माण होता है। क्योंकि आपने पढ़ा भी है, पिछले क्लास में भी आपको बताया गया है कि जो एक कोशिकीय जीव होते हैं उनमें भी जैसे मान लो श्वसन क्रिया होती है, भोजन ग्रहण करते हैं, पाचन क्रिया होती है। उसके बाद से क्या बताया जाता है? जो सजीवों का लक्षण होता है सारा लक्षण उसमें भी पाया जाता है। लेकिन उनका सारा क्रिया क्या होता है? एक ही कोशिका के माध्यम से संपन्न होता है। जैसे आप लोगों को बताया गया था, अगर याद हो, अमीबा में पाचन, वो एक कोशिकीय जीव है ना, तो उसमें कैसे होता है इसके बारे में मैंने बताया था।
उसी प्रकार से जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं उनमें क्या होता है कि जब बहुत सारी कोशिकाएं एक साथ मिलती हैं तो वो उत्तक का निर्माण कर लेती हैं, और उत्तक मिलकर किसका निर्माण कर लेते हैं? अंग का निर्माण करते हैं। और जब बहुत सारे अंग मिलते हैं तो क्या कर लेते हैं? शरीर का निर्माण कर देते हैं। और जितने अंग हैं उन सारे अंगों का क्या होता है? अलग अलग कार्य। ठीक है ना। हमें देखना क्या है? उत्तक। तो बेटा आपने उत्तक का परिभाषा देखा कि जब एक जैसी क्या होती है, एक जैसी संरचना वाली या एक जैसे कार्य करने वाली बहुत सारी कोशिकाएं क्या होती हैं? एक साथ मिलती हैं, तो उससे किसका निर्माण हो जाता है? उत्तक का निर्माण होता है। अब उत्तक का जो है यानी उत्तक का अध्ययन किसमें किया जाता है? तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें उत्तक का अध्ययन किया जाता है उसे हिस्टोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी कहते हैं। या जिसमें उत्तक यानी उत्तक का अध्ययन जिस शाखा में किया जाता है वह क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी कहलाता है। ठीक है ना। उत्तक के बारे में जो है सर्वप्रथम जो है एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम क्या था? बिसेट। क्या नाम था? बिसेट। यानी उत्तक के बारे में सबसे पहले किसने बताया था? बिसेट महोदय ने बताया था। ये चीजें जो है आप याद रख लेना। लॉजी का मतलब सुनते हो? जैसे यहाँ हिस्टोलॉजी का मतलब होता है अध्ययन, लॉजी का मतलब क्या होता है? तो जिसमें हिस्टो का क्या कहता हो? अध्ययन किया जाता हो, वो क्या कहलाएगा? हिस्टोलॉजी कहलाएगा। यानी वह क्या कहलाएगा? जिसमें उत्तक का अध्ययन होता है वो क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी। ठीक है ना। जिसमें जीव जंतुओं का अध्ययन होता है जूलॉजी कहलाता है। ठीक ना। अब जो है ये जो उत्तक होते हैं बेटा, इन उत्तकों के बारे में बताया गया था कि उत्तक का जो है इनके ये निम्न दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? उत्तक जो है बताया गया था कि जब हम उत्तकों का क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं तो उत्तक निम्न दो कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहले को कहा जाता है एक पादप उत्तक होता है और एक क्या होता है? जंतु उत्तक। अब यहाँ ध्यान रखना, यानी उत्तक कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक को कहा जाता है पादप उत्तक और दूसरे को क्या कहता है? जंतु उत्तक। जो अपादप उत्तक किसे कहेंगे? यानी पादपों में पाए जाने वाले उत्तक को हम क्या कहते हैं? पादप उत्तक कहते हैं। अरे जो पेड़ पौधे हैं, पादप का मतलब क्या होता है? पेड़ पौधे। और पेड़ पौधे भी किससे बने होते हैं? कोशिकाओं से बने होते हैं, और वह भी बहुकोशिकीय होते हैं। तो जिसमें बहुत सारी कोशिकाएं एक साथ मिलती हैं तो क्या बनाता है? उत्तक बनाता है। तो भाई पादपों में कैसा उत्तक पाया जाता है? तो पादप उत्तक पाया जाता है। ठीक है ना। अगर आज आपसे पूछा जाए कि पादप उत्तक किसे कहा जाता है, पेड़ पौधों में पाए जाने वाले उत्तक को हम क्या कहते हैं? पादप उत्तक कहते हैं। ठीक है ना। उसी प्रकार से देख लो जंतु उत्तक क्या होता है? तो जीव जंतुओं में पाए जाने वाले जो उत्तक होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? जंतु उत्तक कहते हैं। यहां तक किसी को दिक्कत? बहुत आराम से हम उत्तक को समझेंगे। अब देखो, क्योंकि हम पहले पढ़ेंगे पादप उत्तक के बारे में, दूसरा जो है जंतु उत्तक थोड़ा लंबा है और ये रोचक भी है, क्योंकि ये हम अपने शरीर के बारे में पढ़ेंगे तो थोड़ा ज्यादा हमें क्या होगा? अच्छा लगेगा। तो पहले हम क्या करते हैं? पादप उत्तक थोड़ा छोटा है तो पहले पादप उत्तक को पढ़ लेते हैं। जब पादप उत्तक खत्म हो जाएगा तो हम क्या करेंगे? जंतु उत्तक के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले देखते हैं जो पादप उत्तक होता है बेटा, तो इस पादप उत्तक को जो है विकास के आधार पर इसे भी कितने भागों में बांटा गया? दो भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया? दो भागों में बांटा गया। एक को कहा जाता है विभज्योतिकी। क्या कहता है? विभज्योतिकी उत्तक। और दूसरे को कहा जाता है अस्थायी उत्तक। विभज्योतिकी का मतलब क्या होता है? यानी इसको अंग्रेजी में कहा जाता है मेरिस्टेमेटिक। यानी इसका जो है विभज्योतिकी का मतलब क्या होता है? यानी जिसमें विभाजन करने की क्षमता पाई जाती है। ध्यान रखना, जिसमें विभाजन करने की क्या होती है? क्षमता पाई जाती है, वह क्या कहलाता है? विभज्योतिकी उत्तक कहलाता है। और अस्थायी उत्तक यानी जो परमानेंट होता है, जो परमानेंट कौन सा होता है? जिसमें विभाजन की क्षमता नहीं रहती है, यानी वो दोबारा क्या हो?
कि उसमें विभाजन करने की क्षमता न रह जाए तो क्या होगा, अस्थायी। ठीक है ना। अब जो है जैसे नन्हे पेड़ पौधों को देखे हो, जो छोटा सा नन्हा सा पौधा निकलता है तो पहले निकलता है, उसके पास जाके आगे जैसे देखते हो बढ़ जाता है, या कुछ नहीं होता है तो उसमें से फिर डालें निकलती हैं। ऐसे क्या होता है, बढ़ता जाता है कि नहीं बढ़ता जाता है। तो जिसमें क्या होता है, ऐसी प्रक्रियाएं होती हैं जिसमें विभाजन करने की क्षमता होती है, वही क्या कहलाता है, बीजज्योतिकी कहलाता है। क्या कहलाता है, बीजज्योतिकी कहलाता है। अब हमें देखना है कि जो मैंने बताया, एक बार और ध्यान सुन लेते हैं कि उत्तक दो प्रकार के होते हैं, एक पादप उत्तक होता है और दूसरा क्या होता है, जंतु उत्तक। मैंने कहा कि हम सबसे पहले किसको पढ़ते हैं, पादप उत्तक को। तो ये पादप उत्तक जो है विकास के आधार पर कितने प्रकार के हो जाते हैं, दो प्रकार के हो जाते हैं। पहले को क्या कहता है, बीजज्योतिकी कहा जाता है, और दूसरे को क्या कहता है, अस्थायी, यानी जो परमानेंट उत्तक होता है। अब ये बताया गया कि बीजज्योतिकी कौन सा होता है, यानी जिसमें विभाजन करने की क्या होती है, क्षमता पाई जाती है, वो क्या कहलाएगा, बीजज्योतिकी कहलाएगा। और जिसमें क्या है, विभाजन करने की क्षमता नहीं पाई जाती है, वह क्या होता है, परमानेंट टिश्यू होता है। ठीक है ना। अब देखते हैं, यहां ध्यान रखना, घबराना नहीं, क्योंकि सबके पार्ट बाय पार्ट चेंज हो रहे हैं। तो अब ये नहीं कि सब में सर्कल है, इसके दो भाग हुए, इसके दो, तो ये ही तो पढ़ना है। और उन्हीं के बारे में इतना ही कि हमको सारा ये क्या मिल जाएगा, पादप उत्तक के बारे में हम अध्ययन कर लेंगे। अब ये जो होता है, जो बीजज्योतिकी होता है, यानी जिसमें विभाजन की क्षमता होती है, ये कितने प्रकार के होते हैं, तो ये निम्न चार प्रकार के, तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, ये निम्न जो है तीन प्रकार के होते हैं। पहला देखो, पहले को कहा जाता है शीर्षस्थ, पता नहीं इसमें साफ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, क्या कहा जाता है, शीर्षस्थ, यानी इसके कितने भाग हो गए हैं, तीन भाग। पहले को क्या कहते हैं, शीर्षस्थ, यानी एपिकल, अंग्रेजी में अगर लिखना होगा तो क्या कहेंगे, एपिकल। और दूसरे को क्या कहते हैं, पार्श्व, यानी लैटरल, क्या कहते हैं, लैटरल। और तीसरे को कहा जाता है अंतर्विष्ट, यानी इंटरलेगर। ठीक है ना। ये तीन इसके क्या होते हैं, इंटरक्लोजी होता है, यहां देखना इंटरक्लोजी होता है, क्लोजी। तो ये कितने भाग हो गए, तीन। ध्यान रखो, बताया गया कि जो पादप उत्तक है उसके कितने भाग होते हैं, दो। एक बीजज्योतिकी होता है और एक क्या होता है, अस्थायी होता है। जो बीजज्योतिकी होता है वो कितने प्रकार का होता है, तीन प्रकार का। पहले को हम क्या करते हैं, शीर्षस्थ, और दूसरे को क्या कहते हैं, पार्श्व, और तीसरे को क्या कहते हैं, अंतर्विष्ट। ठीक है ना, समझ में आया। अब हम सबसे पहले इसको अध्ययन करेंगे, इन तीनों के बारे में। इसके भी देखो कितने भाग होते हैं, एक बार देख लो। यानी पहले तो तीन इनके बारे में अध्ययन करेंगे, और फिर जो अस्थायी वाले के भाग होते हैं उसको अध्ययन करेंगे। इतना ही में हमारा क्या होगा, पादप उत्तक समाप्त। लेकिन अब हम जब पढ़ेंगे तो एक एक को क्या करेंगे, बारी बारी से अध्ययन करेंगे। देख लेते हैं अस्थायी का भी कितने भाग होते हैं। तो अस्थायी के भी निम्न दो भाग होते हैं, एक सरल अस्थायी होता है, क्या होता है, सरल अस्थायी, और दूसरा क्या होता है, जटिल अस्थायी। इसके कितने भाग हो गए, एक सरल अस्थायी हुआ और क्या होगा, एक जटिल अस्थायी। ठीक है ना। यानी एक सिंपल परमानेंट होता है जो बहुत साधारण होता है, और एक क्या होता है, जटिल होता है, कठिन होता है। तो हम देखो इसके जो है ना, सरल वाले के भी तीन भाग हो जाते हैं। अब सरल वाले कितने भाग हो गए, तीन भाग हो गए। एक को कहा जाता है मृदुत्तक, दूसरे को क्या कहता है, स्थूल गुणोत्तक, और तीसरे को कहा जाता है दृढ़ उत्तक। अब जटिल वाले के दो भाग हो जाते हैं। जटिल वाले कितने भाग हो जाते हैं, दो। एक को कहा जाता है जाइलम और एक को कहा जाता है फ्लोएम। ठीक है ना। ये आपके क्या हो गए, भाग हो गए। अगर कुछ ना समझ में आए, सिंपल सा, अब देखो ऐसे लग रहा होगा सर केवल भाग ही भाग बता रहे हैं। अरे सीधी सी बात है, उत्तक के दो भाग, पादप उत्तक, जंतु उत्तक। हम पहले किसको पढ़ रहे हैं,
पादप। तो पादप उत्तक के भी कितने भाग? 2 भाग। एक विभज्योतकी हो गया और एक क्या हो गया? अस्थाई। अब विभज्योतकी में कितने भाग? अरे इनके कितने बच्चे? 3। कितने बच्चे? 3 बच्चे। कौन? शीर्षस्थ, शीर्षस्थ और दूसरा पार्श्व और अंतर्पृष्ठ। नहीं होता तो इनके बच्चों को नाम ऐसे याद करना। एक का नाम क्या है? शीर्षस्थ होता है और दूसरे का क्या नाम है? पार्श्व और तीसरे को अंतर्पृष्ठ। समझ में आया? इनके कितने बच्चे? अस्थाई वाले के 2 बच्चे। एक को सरल अस्थाई कहा जाता है, दूसरे को क्या कहता है? जटिल अस्थाई। ठीक है ना? अब जो सरल अस्थाई होता है उसके कितने बच्चे? 3 बच्चे। एक को मृदुत्तक कहा जाता है, एक को स्थूलकोण का उत्तक कहा जाता है, तीसरे को विद्युत्तक कहा जाता है। और जटिल अस्थाई वाले के कितने बच्चे? 2 बच्चे। एक को जटिल, एक जाइलम और दूसरा फ्लोएम। ठीक है ना? समझ में आया? तो बच्चों के आधार पर याद करो। अब हम सबसे पहले किसको अध्ययन करते हैं? जो विभज्योतकी है। और विभज्योतकी के पहले हम जानेंगे विभज्योतकी क्या है। तो पहले हम इनके बारे में क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। तो विभज्योतकी को सबसे पहले परिभाषा बताया गया कि जिसमें विभाजन की क्या होती है? क्षमता पाई जाती है, वह क्या कहलाता है? विभज्योतकी। यानी ऐसा उत्तक जिसमें विभाजन करने की क्या होती है? क्षमता पाई जाती है, वो क्या कहलाएगा? विभज्योतकी या विभज्योतकी उत्तक कहलाएगा। ठीक है ना? अब ये कितने प्रकार के हुए? 3। सबसे पहले जो है विभज्योतकी की कुछ विशेषताओं को देखते हैं। विभज्योतकी जो होते हैं ये ऐसे पादप होते हैं जो नवजात होते हैं। नवजात समझते हो ना? यानी बच्चे होते हैं जो जवान नहीं होते हैं। नाजुक नवजात का मतलब जो अभी तत्काल का जन्म लेने वाले बच्चे को हम क्या कहते हैं? नवजात। ठीक है ना? तो एक तो पहला इसको आप समझ जाओ कि जो विभज्योतकी होता है इनकी विशेषता मैं बता रहा हूं ना। सबसे पहला ये क्या होता है? नवजात होता है। क्या होता है? नवजात कोशिका होता है। इनकी कोशिकाएं क्या होती हैं? नवजात होती हैं। इनकी विशेषताएं क्या होती है बेटा? कि यह एक जीवित कोशिका होती है। भाई सजीव है तो क्या है? जीवित कोशिका होती है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि सारे हमारे शरीर में कोशिकाएं जीवित ही होती हैं, या पेड़ पौधों में सारी कोशिकाएं, कुछ उसमें मृत भी होती हैं। लेकिन सजीव में अधिकांश क्या होता है? अब आपके शरीर में कौन सी कोशिकाएं जो है कि इस समय मृत आपको नजर आ रही हैं? जो बाल की कोशिका होती है वो क्या होती है? ठीक है ना? उसी प्रकार से पौधों में भी कुछ कोशिकाएं क्या होती है, लेकिन अधिकांश कोशिकाएं क्या होती हैं? जीवित होती हैं। तो पहला इसका जो है विशेषता क्या होता है कि जो विभज्योतकी होता है इसकी कोशिकाएं क्या होती हैं? जीवित कोशिका होती हैं। क्या होती है? जीवित कोशिका होती है। दूसरा इनकी विशेषता क्या होती है कि जो ये कोशिकाएं होती है बेटा, ये अवयस्क होती हैं। वयस्क का मतलब समझते हो? नहीं समझते? अरे वयस्क कहा जाता है जवान को। एक बच्चा होता है, हमारी कितनी अवस्थाएं होती हैं? हमारी पहले क्या होता है? हमारा हम किसमें होते हैं? नवजात शिशु होते हैं। फिर शिशु के बाद से हमारा क्या आता है? बाल अवस्था आता है। बाल अवस्था के बाद से क्या आता है? किशोरावस्था आता है। और किशोरावस्था के बाद से क्या आता है? युवा अवस्था आता है। और युवा अवस्था के बाद से क्या आता है? बुढ़ापा आता है। तो किशोरा अवस्था जो है हमें ये बताता है कि हम वयस्क के तरफ जा रहे हैं, यानी हम क्या हो गए? नौजवान हो गए हैं। क्या हो रहे हैं? और जो शिशु अवस्था है, बाल अवस्था है, ये क्या है? अवयस्क अवस्था होता है, यानी ये जवान नहीं होते। बात समझ आ रही है? तो ये बताया गया, पहला इनका विशेषता बताया गया किसकी? विभज्योतकी का। इसमें देखो तो वीडियो में दिख रहा है। तो हम विभज्योतकी का क्या पढ़ रहे हैं? विशेषता पढ़ रहे हैं ना। तो विशेषता में पहला आपने क्या देखा? इसकी विशेषता विभज्योतकी है। इसमें पहला विशेषता आपको क्या देखने को मिला? ये क्या होते हैं? जीवित कोशिका होते हैं। क्या होते हैं? यानी पहला होते हैं ये जीवित होते हैं। क्या होते हैं? जीवित कोशिका होते हैं। तो सीधी सी बात है, हमने पहला क्या देख लिया?
कि ये क्या होते हैं, जीवित कोशिका होते हैं। दूसरा हमने क्या बताया कि ये अवयस्क होते हैं। क्या होते हैं, अवयस्क, यानी दूसरा इसका देखोगे तो क्या होते हैं, अवयस्क होते हैं, ये अवयस्क होते हैं। तीसरा क्या बेटा, विभाजन की क्षमता होती है। तीसरा इसमें क्या होती है, विभाजन करने की क्षमता। जैसे विभाजन समझते हो, जैसे अभी एक छोटा पौधा को लाओगे तो आप देखोगे उसमें देखना वो बड़ा भी होगा, वो मोटा भी होता जाएगा, यानी उसमें विभाजन। डालियों में भी इसके कहीं से तोड़ोगे तो आसानी से क्या हो जाएगा, टूट भी जाएगा। देखते हो ना नन्हे पौधे को, लेकिन जब वो क्या हो जाएगा, अस्थायी हो जाए तब टूटता है, नहीं टूटता है। क्या बताएगा कि इसमें विभाजन की क्षमता होती है। तो आप ये देख लिए, तीसरा क्या देख लिए, विभाजन की क्षमता होती है। और चौथा जो है विभाजन क्षमता के बाद से आपने क्या देखा, चौथा जो है इनका आकार छोटा और गोल होता है। इनका आकार क्या होता है, छोटा और गोल होता है। चौथा जो है इनकी कोशिका भित्ति जो होती है, किनकी, विभोजिकी का जो कोशिका भित्ति होता है वह सेलुलोज का बना होता है। किसका बना होता है, सेलुलोज का। तो चौथा आप लिख लो पॉइंट, बताया जा रहा है कि जो इनकी कोशिका भित्ति होती है वह किसकी बनी होती है, सेलुलोज यानी कार्बोहाइड्रेट की। ठीक ना। पांचवा जो होता है, आप देखना कि जितनी भी कोशिकाएं होती हैं, कोशिकाओं में कोशिकांग पाए जाते हैं। अभी मैं पिछले चैप्टर में कोशिकांगों को पढ़ाया, जैसे उसमें केंद्रक पाया जाता है, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, ऐसे अलग अलग उसमें क्या पाया जाता है, रसधानी पाया जाता है। ऐसे बहुत प्रकार कोशिकांगों का नाम बताया था। तो इसमें क्या होता है बेटा, इसमें जो है रसधानी जो होती है वह 9 के बराबर होती है। यानी जो ज्योतिकी उत्तक होता है, इसकी कोशिकाओं में क्या होता है, बताया जा रहा है कि जो रसधानी होती है यानी बिल्कुल 9 के बराबर होती है, यानी लगभग नहीं के बराबर होती है, यानी उसका होता ही नहीं है। चौथा जो है कोशिका द्रव्य कण युक्त होते हैं। इसमें देखो जो इनकी कोशिकाएं होती है, इसमें कोशिका द्रव्य बहुत ज्यादा होता है, और वो कोशिका द्रव्य कैसे होता है, कण युक्त होता है। कैसा होता है, कण युक्त होता है। अर्थात माइटोकॉन्ड्रिया, लवक, गाल्जिका आदि इसमें क्या होते हैं, सम्मिलित होते हैं। ठीक है ना। तो इसमें सब कुछ पाए जाते हैं, यानी जो कोशिकांग है वो सारे कोशिकांग हमें क्या होता है, इसमें पाया तो जाता है। केवल रसधानी क्या होता है, 9 के बराबर होता है। समझ में आया। इसमें जीव द्रव्य की मात्रा क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है, और किस आकार में होती है, कणयुक्त के रूप में होती है। तो ये इसकी क्या थी, विशेषताएं थी। अब हम देखेंगे जो इनके 3 प्रकार हैं, यानी जो इनके 3 बच्चे हैं वो कौन कौन है। पहला क्या बताया गया, शीर्षस्थ, और दूसरा क्या बताया गया, पार्श्व, और तीसरा क्या बताया गया, अंतर्देश। अगर आप लोगों को दिक्कत ना हो तो इतना मैं मिटा दूं क्या, देखते हैं। देखो क्या होता है बेटा, शीर्षस्थ क्या होता है। आप लोग देखते हो कि जो पौधे का जो सबसे, यानी पौधे में जो सबसे ऊपरी भाग होता है, देखना जब पौधा अंकुरित होता है, पौधा जैसे कि कोई बीज है और बीज क्या होता है, अंकुरित होता है, तो देखना ऊपरा पहले ऐसे निकलता है ना, और फिर यहाँ से ये क्या होता है, ऐसे उसमें विभाजन होता है, और विभाजन होकर ये कई भागों में क्या होता है, बढ़ता जाता है। तो जो ये ऊपर वाला भाग होता है ना, ये क्या होता है, शीर्षस्थ होता है, यानी उसका सिर भाग होता है। कौन सा भाग होता है, सिर। जैसे मान लो यहाँ पे एक पौधा है, ये पौधा आप देख रहे हो, ये पौधा आपको दिखाई दे रहा है, शायद आप लोगों को उसमें ना दिखाई दे। ये पौधा का जो ऊपर वाला, ये सबसे ऊपर वाला भाग दिखाई दे रहा है, ये वाला भाग जो यहाँ से एक और निकलता है, यहाँ से निकलता है ना,
ये इसका क्या है? शीर्षस्थ भाग। समझ में आया? ये वाला भाग क्या कहलाएगा? शीर्षस्थ कहलाएगा। और इतना ही नहीं, जो इनके जड़ देखे हो, जड़ के ये जो नीचे वाले भाग होते हैं ना, नीचे वाले, उसे उठाओ, और देना। जैसे कि ये एक छोटा सा पौधा है, ये पौधे में देख रहे हो छोटे छोटे जड़ें निकली हुई हैं, आपको दिखाई दे रहा है? तो ये जो नीचे जहां ये भाग है, जो इसके सबसे ऊपर वाले भाग है, ये क्या कहलाते हैं? शीर्षस्थ कहलाते हैं। या पत्तियां देख रहे हो, पत्तियों का जो सबसे ऊपर वाला नुकीला भाग होता है, वो क्या कहलाता है? शीर्षस्थ। यानी ये भी क्या कहलाएगा? शीर्षस्थ। ठीक है ना? तो ये ऊपर वाले भाग को हम क्या कहते हैं? शीर्षस्थ कहते हैं। बात समझ में आ रही है? तो बताया गया कि चाहे वो जड़ हो, तना हो, जहां से क्या होता है, वो विभाजन करता है। जो ऊपर वाला उसका जो भाग होता है, वो ऊपर वाले भाग को हम क्या कहते हैं? शीर्षस्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? शीर्षस्थ। और ये जो होता है शीर्षस्थ को हम जो है प्राथमिक उत्तक के नाम से भी जानते हैं। पहला इसको क्या जानते हैं? प्राथमिक उत्तक क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि यहीं से पौधे क्या करते हैं, अगर उसका मुंडी ही तोड़ दिया जाए तो विकास करेगा, वो बढ़ेगा, यानी उसकी लंबाई बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी। इसीलिए जो है लंबाई बढ़ाने का काम यही वाला भाग क्या करता है? ये जो शीर्षस्थ है, यही तो क्या करता है? लंबाई बढ़ाने का कार्य करता है। ठीक है ना? एक तरह से अपनी भाषा में समझ जाओ, जो मुंडी उसका होता है वही क्या है? शीर्षस्थ। समझ में आया? तो यही क्या करता है कि पौधे की लंबाई और वृद्धि करने में सहायक होता है। तो इसको क्या कहा जाता है? प्राथमिक उत्तक के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? प्राथमिक उत्तक के नाम से भी जाना जाता है, यानी प्राइमरी टिश्यू कहा जाता है। दूसरा जो देखो इसमें ये बताया गया, इसको प्राथमिक उत्तक इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये पौधे की लंबाई और वृद्धि करने में क्या होता है? सहायक होता है। देखना, अगर किसी पौधे का ऊपर का भाग टूट जाता है तो उसका ग्रोथ होना क्या जाता है? बंद हो जाता है। वो मोटा होगा लेकिन वो वहां से ऊपर नहीं बढ़ता है। हाँ, अब कई लोग कहेंगे सर बढ़ता नहीं है, हम तो देखे उसका ऊपर का भाग टूट गया तो बढ़ा, वहां से नहीं बढ़ता है, उसके बगल से दो डालियां निकल जाती हैं और वो ऊपर लेके भागती है। ऊपर वाला भाग अब क्या होता है? ऐसे भागती है, जो सीधा भागना था वो सीधा ना भागकर अब कैसे भागती है? ऐसे बढ़ा होती है। ठीक है ना? तो ये ऊपर वाले भाग को क्या कहते हैं? शीर्षस्थ कहते हैं। ठीक है ना? अब दूसरा देखो, दूसरा जो होता है पार्श्व उत्तक। दूसरे को क्या कहता है? पार्श्व उत्तक, यानी लेटरल किसे कहा जाता है? तो जो पौधे की तने होती है ना, जो पौधे का एक तना होता है, ये वाला भाग क्या है? ये तना है ना, ये भाग क्या है? तना। इस तने वाले भाग को हम क्या कहते हैं? पार्श्व कहते हैं। क्या कहते हैं? पार्श्व उत्तक कहते हैं, यानी लेटरल कहते हैं। क्या कहते हैं? लेटरल कहते हैं। ये क्या करता है? ये पौधों को चौड़ा बनाता है। पहले पौधे क्या होते हैं? पतले होते हैं, और यही शीर्षस्थ उत्तक इसको क्या करता है? मोटा करता है। क्या करता है? मोटा करता है और अस्थायी बनाने का काम करता है। ध्यान रखना, यानी जो पार्श्व उत्तक है पौधे के तने को क्या करता है? मोटा करता है। जब पौधे मोटे हो जाते हैं, टूटते हैं, यानी विभाजन होना उसका क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। यानी अस्थायी बनाने का काम कौन करते हैं? पार्श्व उत्तक करते हैं। तो पार्श्व उत्तक समझ में आ गया? तो जो ये वाला भाग हो गया, ये आपने देखा, ये वाला भाग क्या था? ये कौन सा भाग था? शीर्षस्थ था। और ये वाला भाग क्या हो गया? ये जो भाग देख रहे हैं, मान लो ये वाला भाग क्या हो गया? ये क्या हो गया? पार्श्व उत्तक हो गया। ठीक है, आप इसको समझ गए कि क्या है? पार्श्व उत्तक है। अब इसके बाद से जो है, और इसका काम क्या है बेटा? कि ये इसके तने को क्या करता है? मोटा करने का कार्य करता है। और दूसरा इसका कार्य क्या है? कि ये जो पौधे हैं ना, उसमें संवहन कराने का काम करता है।
यानी जो भोजन बनाते हैं उसको, जैसे पानी को नीचे से ऊपर ले जाना, भोजन को ऊपर से नीचे लाने का कार्य कौन कराता है? यही पार्श्व ऊतक, यानी इसी में ये प्रक्रिया क्या होती है? संपन्न होती है। समझ में आ गया? अब तीसरा जो है अंतर्वेशी। अंतर्वेशी क्या होता है? यानी अब इसको जो है हम इसको जो है द्वितीय ऊतक के नाम से जानते हैं। पार्श्व ऊतक को हम किसको जानते हैं? जैसे इसमें प्राथमिक ऊतक किसको कहा जाता है? तो ये कौन सा ऊतक हो गया? द्वितीय ऊतक हो गया। और तीसरा देख लो, तीसरा पे हम आते हैं। तीसरा जो है अंतर्वेशी। क्या है? अंतर्वेशी। अंतर्वेशी क्या होता है बेटा? जैसे उठाओ, आप पौधों में देख रहे हो, ये पौधा का छोटा सा भाग दिखा, ये देखो, इनमें ये देख रहे हो, इनमें ये पत्तियां निकली हुई हैं, निकली हुई हैं। ये देखो यहाँ पे ये भाग दिख रहे हो जहां पत्तियां जुड़ी हुई हैं, जहां पे ये जुड़ी हुई जो भाग दिखाई दे रही है ना, इसी जहां पे ये जुड़ा हुआ, जैसे मैंने एक पत्ते को निकाला जहां से ये जो जुड़ा हुआ भाग है, इसी भाग को हम क्या कहते हैं? अंतर्वेशी कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतर्वेशी कहते हैं। समझ में आ गया? यानी जो पत्ती का आधार है या टहनी के जो पण पाए जाते हैं, जो ये भाग होता है, जहां से टहनी और पत्ती क्या होते हैं? निकलते हैं। जिस भाग से पौधे का वह भाग जहां से टहनियां निकल रही हो या क्या निकल रहा हो, पत्तियां निकल रही हो, उस भाग को हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? अंतर्विष्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतर्विष्ट। समझ में आया? तीनों भाग समझ में आया? जो इनके तीन बच्चे थे, किनके? पादप ऊतक के जो तीन भाग थे। हाँ, इनका क्या नाम है? ज्योतिकी का जो तीन भाग थे, कौन कौन? शीर्षस्थ, पार्श्व और अंतर्विष्ट। ये कहाँ पाए जाते हैं पौधों में? तो आपको बताया गया कि जो पौधों के जो सबसे ऊपर वाला भाग है, जहां से वह वृद्धि और क्या करता है? अपनी लंबाई को बढ़ाता है। या जड़ का जो सबसे ऊपर वाला भाग होता है, जहां से जड़ें क्या होती है? नीचे की तरफ बहुत तेजी से भागती है, उस भाग को हम क्या करते हैं? शीर्षस्थ करते हैं। और वही उस पेड़ पौधों का क्या करता है? वृद्धि और विकास, क्या तेजी से बढ़ाने का काम वही करता है। यानी एक तरह से कहा जाए कि वह उसका क्या है? शीर्ष भाग है। और इसीलिए शीर्ष भाग को हम क्या कहते हैं? प्राथमिक ऊतक के नाम से भी जानते हैं। दूसरा बताया गया कि पार्श्व ऊतक क्या है? तो जो उसका तना भाग होता है, तना वाला भाग होता है, जहां पर ये द्वितीय क्या है? द्वितीय ऊतक है। द्वितीय ऊतक इसलिए इसको कहा जाता है क्योंकि ये जो है बढ़ाने का काम नहीं करता है, इसको चौड़ा करने का कार्य करता है। इसको बढ़ाता नहीं बल्कि इसको क्या कर देता है? चौड़ा बना देता है। तो ये चौड़ा बना रहा है। और दूसरा क्या कर रहा है? इसी के माध्यम से पेड़ पौधों में क्या हो रहा है? संवहन क्रिया हो रही है। और तीसरा बताया गया आपको कि जो इसका सबसे लास्ट भाग होता है कि जहां से, यानी पौधे का वह भाग जहां से पौधे की, यानी नन्हे पौधों में क्या निकल रही हो? टहनियां निकल रही, और टहनियों के साथ साथ क्या निकल रही हो? जहां से पत्तियां निकल रही हैं। तो उन भागों को, जैसे यहाँ पे देख रहे हो, अगर कहा जाए अभी मैं यहाँ से एक डाली ऐसे निकाल दिया, मान लो यहाँ से एक डाली निकल गया, देख रहे हो, या यहाँ से एक डाली निकल गया और इस डाली में भी क्या निकल गए? पत्ते निकल गए, ठीक ना? तो यहाँ पर ये यहाँ से टहनी निकला ना, टहनी यहाँ पे निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है? यहाँ पर टहनी निकल रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है? पत्ते निकल रहा है, यहाँ पर भी क्या हो रहा है? पत्ते निकल रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है? पत्ती निकल रहा है, यहाँ पर भी क्या हो रहा है? पत्ती। तो जहां जहां पर पत्ती निकल रही हो या जहां से टहनियां निकल रही हो, उस भाग को हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? हम कहते हैं उसे अंतर्विष्ट कहते हैं। और ये भी किस में आता है? अब ये नहीं, पहले वाले को मैंने कहा प्राथमिक ऊतक, और दूसरे वाले को हमने क्या कहा? द्वितीयक ऊतक, और तीसरे वाले को तो क्या कहेंगे? तृतीयक नहीं, वो भी प्राथमिक ऊतक। क्या है? प्राथमिक, क्योंकि ये निकल यही सुन रहा है,
तो ये भी किसमें आता है? प्राकृतिक। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब हम इनके भाग को पढ़ेंगे। किनको? जो इनका दूसरा भाग था वह कौन सा भाग था? अस्थाई भाग यानी परमानेंट। तो जब यही आगे चलकर जब ये बड़े होंगे तो क्या बनेंगे? अस्थाई बनेंगे। और इसको कल जो है अगले लेक्चर में देखा जाएगा। ठीक है।